दुनिया में ऊन की सबसे कीमती किस्मों में से एक है पश्मीना। इतना नरम और गर्म कि इसे सॉफ्ट गोल्ड कहा जाता है। ये ऊन पश्चिमी तिब्बत के चंगथांग पठार पर पलने वाली चांगरा बकरियों से मिलता है। 19वीं सदी की शुरुआत में इस बेशकीमती ऊन का सारा व्यापार होता था लद्दाख के रास्ते। तिब्बत से कच्चा ऊन लद्दाख आता, वहाँ से कश्मीर पहुँचता, जहाँ कारीगर उससे दुनिया के सबसे बेहतरीन शॉले बुनते। इस व्यापार पर जिसका भी कंट्रोल होता उसकी तिजोरियाँ हमेशा भरी रहती थी, और जहाँ इतनी दौलत हो, जंग और सियासत दखल ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो हुआ यूं कि सॉफ्ट गोल्ड पर कब्जा करने की इस होड़ ने खून और जंग की एक ऐसी कहानी लिखी जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसी कहानी के उपसंहार ने तय किया कि लद्दाख भारत का हिस्सा होगा, और यही कहानी 1962 की भारत चीन जंग और उसके बाद चले आ रहे सीमा विवाद की प्रस्तावना भी बनी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे कहानी लद्दाख की और उस जंग की भी जिसे जीता ना गया होता तो लद्दाख आज चीन का हिस्सा होता। 19वीं सदी की शुरुआत में पंजाब पर महाराजा रणजीत सिंह का राज था। उन्होंने पंजाब को एकजुट किया और उसे उत्तर पश्चिम भारत की सबसे बड़ी शक्ति भी बनाया। उन्हीं के एक जागीरदार हुए जम्मू के डोगरा राजा गुलाब सिंह। गुलाब सिंह कहने को तो रणजीत सिंह के मातहत थे, लेकिन उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी थी, अपने एम्बिशन थे। गुलाब सिंह की नज़र थी पश्मीना के व्यापार पर। वो जानते थे कि अगर तिब्बत से आने वाले ऊन का रास्ता कश्मीर से बदलकर उनके इलाके जम्मू की तरफ मोड़ा जाए तो वो आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन इस प्लान के बीच में एक पूरा का पूरा देश आता था, लद्दाख, जहां एक बड़ा और ठंडा रेगिस्तान था। उस वक्त लद्दाख एक आज़ाद सल्तनत थी जो अंदर से खोखली हो चुकी थी। यहाँ के राजा ग्याल्पो कहलाते थे। उस वक्त ग्याल्पो थे सेपाल नामग्याल, एक कमज़ोर और अलोकप्रिय राजा थे जिन्होंने अपने पिता के वफादार सलाहकारों को हटाया और उनकी जगह भर लिया चापलूसों को, येसमैन। प्रशासन कमज़ोर हुआ। पड़ोस के बल्तिस्तान का राजा अहमद शाह जब उसका मन करता अपनी फ़ौज लेकर आता और लद्दाख के गांवों को लूट कर चला जाता। लद्दाख की संस्कृति और धर्म पर उस ज़माने में तिब्बत का गहरा असर था। लद्दाख के राजा हर साल लासा को एक छोटा सा नजराना भी पेश करते थे। ये एक तरह से तिब्बत की अधीनता स्वीकार करने जैसा था। गुलाब सिंह को ये सारी खबरें मिल रही थी। जानते थे कि लद्दाख पर कब्जा करने का ये सबसे सही मौका होगा, लेकिन पहाड़ों की ऊंचाई पर लड़ी जाने वाली इस मुश्किल जंग के लिए उन्हें एक खास सेनापति की ज़रूरत थी, और ये सेनापति थे जोरावर सिंह कहलूरिया। जोरावर आज के हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गाँव में पैदा हुए। जवानी में जायदाद के एक झगड़े के बाद घर छोड़ना पड़ा इन्हें, और फिर गुलाब सिंह की फ़ौज में एक मामूली सिपाही हो गए। जोरावर सिंह ने गुलाब सिंह की सेना की रसद सप्लाई में होने वाली फिजूल खर्ची रोकने का एक ऐसा प्लान दिया फिर, जिससे गुलाब सिंह बड़े खुश हुए, और इतने खुश हुए कि उन्होंने जोरावर को सीधे सीधे सारे किलों का इंस्पेक्टर बनाया कि अब बाकी जगह भी आप जाकर के इसी तरह चेक कीजिए। ये वो दौर था जब किसी एक अदने सिपाही का जनरल बन जाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन जोरावर सिंह अपनी मेहनत और दिमाग के दम पर तरक्की करते गए और किश्तवाड़ के गवर्नर बने। अब किश्तवाड़ की सीमा लगती है लद्दाख से। गुलाब सिंह ने जोरावर को इशारा किया और जोरावर ने अपनी डोगरा फौज को पहाड़ों में लड़ने के लिए तैयार करना शुरू किया। उनकी फौज के पास उस इलाके के हिसाब से आधुनिक बंदूकें थीं और छोटी तोपें भी थीं जिन्हें पहाड़ों पर आसानी से चढ़ाया जा सकता था। बड़ी बड़ी नाल वाली तोपें पहाड़ों पे आज भी ले जाना बहुत मुश्किल काम है। 1834 की गर्मियों में जोरावर सिंह ने करीब 5000 सैनिकों की फौज के साथ किश्तवाड़ से ही लद्दाख की ओर कूच किया। आसान रास्ता नहीं था। उन्हें 14,700 फीट ऊंचे भोटखोल दर्रे को पार करना था, जो साल के 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। बर्फीली नदियों और चट्टानी रास्तों को पार करते हुए डोगरा सेना सुरु घाटी में दाखिल हुई, जहां उनका सामना लद्दाख की फौज से हुआ। लद्दाख की फौज एक पहाड़ी पर जमी हुई थी और बड़ी बहादुरी से लड़ी, लेकिन डोगरा सैनिकों के पास बेहतर ट्रेनिंग थी, बेहतर वेपन्स थे, बंदूकें थी, तो टिक नहीं पाए। जोरावर सिंह ने यहाँ एक बहुत समझदारी भरा कदम भी उठाया। फसलें तब पकी हुई थीं। पकी हुई फसलें लद्दाख में एक रैरिटी है
खेती के लिए सीज़न बहुत छोटा मिलता है और शुष्क वातावरण में खेती करनी है तो बड़ी मेहनत लगती है। इसलिए जोरावर सिंह ने अपनी फौज को सख्त हुक्म दिया कि कोई भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आम किसानों की फसलों को बख्शना है। तब ट्रेडिशन था कि जीतने के बाद हारने वालों की संपत्ति को नष्ट किया जाता था, घरों को जला दिया जाता था, फसलों को लूट लिया जाता था। लेकिन जोरावर सिंह के हुक्म पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस एक कदम का बड़ा असर हुआ। स्थानीय किसानों ने बिना किसी लड़ाई के डोगरा सेना की अधीनता स्वीकार की। जोरावर सिंह की फौज फिर आगे बढ़ी और रास्ते में पड़ने वाले किलों पर कब्जा करती रही। आखिरी पड़ाव आया लेह। जोरावर लेह पर हमले की तैयारी कर ही रहे थे कि उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसने उन्हें हमला करने से रोका। उन्हें पता चला कि एक अंग्रेज डॉक्टर जिसका नाम हेंडरसन था वो लद्दाख के राजा के साथ है। जोरावर को शक हुआ कि कहीं इस मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी तो शामिल नहीं है। जोरावर नहीं चाहते थे कि सिख फौज सीधे अंग्रेजों से ही पंगा ले, तो उन्होंने फौरन अपने राजा गुलाब सिंह को और उनके जरिए लाहौर में बैठे महाराजा रणजीत सिंह को खबर की। रणजीत सिंह ने लुधियाना में बैठे अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट से फिर जवाब मांगा। अंग्रेजों ने साफ किया कि हेंडरसन उनकी इजाज़त के बिना लेह में है और कंपनी का लद्दाख के मामले में दखल देने का अभी कोई इरादा नहीं है। इस सब में करीब 3 महीने लग गए और सर्दियां आ गई। जोरावर ने सोचा कि इस मौसम में आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। उन्होंने लद्दाखी अधिकारियों को फिर एक प्रस्ताव भेजा कि अगर वो 15,000 रुपये हर्जाने के तौर पर दे दें तो डोगरा फौज वापस लौटेगी। लद्दाख के फौजी लीडर इस पर राजी हो गए, लेकिन लेह में बैठी रानी जीजी ने मना कर दिया। उल्टे उन्होंने अपने कमांडर्स को जोरावर का सिर काट लाने का हुक्म दिया। जब जोरावर के दूत पैसे की पहली किस्त लेने पहुंचे तो उन्हें पकड़कर मार दिया गया। कई सैनिकों को बंदी बनाकर बर्फीली वाखा नदी में फेंक दिया गया। ये सब होता देख जोरावर सिंह पीछे हटे। लंकात्से नाम की जगह पर अपनी सेना को इकट्ठा किया। डोगरा फौज अब चारों तरफ से बर्फ में घिर गई। रसद खत्म होने लगी, सैनिक बीमार पड़ने लगे। लद्दाखियों को लगा कि वो जीत गए और 4 महीने तक उन्होंने जश्न मनाया। शायद सोच रहे थे कि बची खुची डोगरा फौज ठंड और भूख से अपने आप मर जाएगी, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अप्रैल 1835 में जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो 20,000 की एक बड़ी लद्दाखी फौज जोरावर के कैंप पर हमला करने के लिए पहुंची। जोरावर के पास बहुत कम सैनिक बचे थे और सीधी लड़ाई जीतना नामुमकिन था, और यहीं जोरावर सिंह ने अपनी सबसे चालाक चाल चली। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि रात के अंधेरे में एक बड़े इलाके में सैकड़ों तंबू गाड़ दिए जाएं और हर तंबू में आग जला दी जाए। सुबह जब लद्दाखी फौज ने दूर से देखा तो उन्हें लगा कि जोरावर की मदद के लिए एक बहुत बड़ी नई फौज आ गई है, और वो हमला करने की बजाय रणनीति पर चर्चा करने के लिए रुक गए। उन्हें लगा इनको रीइंफोर्समेंट्स मिल गई। पूरा दिन उन्होंने सिर्फ ये तय करने में निकाला कि करना क्या चाहिए। शाम को जब थके हारे लद्दाखी सैनिक खाना बनाने बैठे तब जोरावर की छोटी सी फौज ने उन पर 2 तरफ से धावा बोला, और इस अचानक हुए एक हमले में लद्दाखी फौज बिखर गई, भगदड़ मच गई। हजारों सैनिक भागते हुए बर्फ से जमी सुरु नदी की कमजोर परत पर चढ़ गए। बर्फ टूट गई और ये सैनिक बर्फीले पानी में डूबकर मर गए। इस एक लड़ाई ने लद्दाख की कमर तोड़ दी। उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया। अब लेह की तरफ जाने वाले रास्ते पर जोरावर को रोकने वाला कोई नहीं था। लद्दाख के राजा को समझ आ गया कि अब लड़ने का फायदा नहीं, तो उन्होंने जोरावर सिंह को शांति का संदेश भेजा। दोनों की मुलाकात हुई और एक समझौता हुआ। राजा त्सेपाल नामग्याल को गद्दी पर बने रहने दिया गया, लेकिन अब वो एक आज़ाद राजा नहीं थे। वो महाराज रणजीत सिंह और राजा गुलाब सिंह के जागीरदार हो गए, और उन्हें युद्ध के हर्जाने के तौर पर 50,000 रुपये देने पड़े 1 टाइम, और सालाना 20,000 रुपये खिराज के तौर पर देने का वादा करना पड़ा। इस तरह पश्मीना ऊन के व्यापार पर कंट्रोल करने के लिए शुरू हुई एक जंग ने लद्दाख को जम्मू की डोगरा रियासत का हिस्सा बना दिया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से अगला फेज शुरू होता है जिसने इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की नींव भी रखी। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि ये सारी कहानी सॉफ्ट गोल्ड यानी पश्मीना के चक्कर में हुई। तो लद्दाख जीतने के बाद जोरावर सिंह तिब्बत की ओर बढ़े ताकि पश्मीना के ट्रेड रूट पर कंट्रोल कर सकें। तिब्बत पर हमला करना लद्दाख पर हमला करने जितना आसान नहीं था। तिब्बत उस समय चीन के किंग राजवंश के संरक्षण में था। किंग राजवंश 17वीं सदी से 20वीं सदी तक चीन पर राज करने वाला एक शक्तिशाली साम्राज्य था। हालांकि 19वीं सदी तक कमज़ोर होने लगा था,
लेकिन फिर भी तिब्बत पर किसी भी हमले को वो अपने ऊपर हमला मानता था। इसके अलावा एक और बड़ी ताकत थी जो इस खेल को देख रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों को डर था कि अगर डोगरा फौज तिब्बत में घुस गई तो चीन के साथ उनके व्यापारिक रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। यही नहीं, एक और डर था उनको कि जोरावर सिंह का अगला निशाना तो नेपाल भी हो सकता है। उस वक्त नेपाल और पंजाब के सिख साम्राज्य के बीच में कुमाऊं और गढ़वाल के छोटे छोटे ब्रिटिश इलाके थे। अगर सिख और नेपाल की गोरखा सेना हाथ मिला लेती तो अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता। इसलिए अंग्रेज़ों ने महाराजा रंजीत सिंह पर दबाव डालना शुरू किया कि वो जोरावर सिंह को रोकें, वापस बुलाएं। हो गया अब। रंजीत सिंह खुद भी जोरावर की बढ़ती ताकत से खुश नहीं थे। उन्होंने गुलाब सिंह को हुक्म दिया कि जोरावर को वापस बुलाया जाए, लेकिन गुलाब सिंह ने बड़ी चालाकी से इस हुक्म को टाला। उन्होंने बहाना बनाया कि जोरावर बहुत दूर निकल गए हैं और उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा। इधर जोरावर सिंह अपनी तैयारियों में लगे थे। उन्होंने लद्दाख में फौज के लिए नए किले बनवाए, रसद जमा की और लद्दाखी जवानों को भी अपनी फौज में भर्ती करना शुरू किया, क्योंकि अपने इलाके में वो बेहतर तरीके से लड़ना जानते थे। 1841 की गर्मियों में लगभग 6000 सैनिकों की फौज लेकर जोरावर सिंह ने तिब्बत पर 3 तरफ से हमला बोला। एक टुकड़ी मानसरोवर झील की तरफ बढ़ी और दूसरी ने तकलाकोट के पास सिंधु नदी की घाटी पर कब्जा करने का लक्ष्य रखा, और तीसरी जो सबसे बड़ी थी, खुद जोरावर सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ी। शुरुआत में सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। डोगरा सेना को कोई खास मुकाबला मिला ही नहीं। रेजिस्टेंस के लिए बहुत कम लोग थे। तिब्बत की छोटी छोटी चौकियां या तो भाग खड़ी हुई या उन्होंने आत्मसमर्पण करना ठीक समझा। जोरावर की फौज ने बड़ी आसानी से तकलाकोट पर कब्जा कर लिया, जो तब तिब्बत का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहाँ कब्जा करने का मतलब था कि पश्मीना के व्यापार पर अब सीधा कंट्रोल हो जाएगा। जोरावर ने यहाँ एक किला भी बनवाया। जीत के बाद उन्होंने अपने राजा गुलाब सिंह को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मानसरोवर और कैलाश पर्वत तक के इलाके को जीत लिया है। उन्होंने ये भी लिखा कि अब वो तिब्बत की राजधानी लासा पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ से आगे कैंपेन मुश्किल से मुश्किल ही होता चला गया। सितंबर का महीना आते आते मौसम बदलने लगा। जोरावर जानते थे कि सर्दियों में तिब्बत के पठार पर टिकना नामुमकिन होगा, तो उन्होंने अपनी फौज को पवित्र मानसरोवर झील के किनारे कैंप करने का आदेश दिया और खुद तकलाकोट के एक मठ में वो रुक गए। उन्होंने लासा में बैठे तिब्बती अधिकारियों को एक पैगाम भेजा। उन्होंने मांग की कि तिब्बत लद्दाख को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे और भविष्य में उसके मामलों में कोई दखल न दे। उन्होंने ये भी मांग की कि पश्मीना ऊन का सारा व्यापार अब से सिर्फ लद्दाख के ही रास्ते हो। तिब्बतियों ने इन मांगों पर बातचीत करने का नाटक किया, लेकिन असल में वो एक बड़ी सेना इकट्ठा करने के लिए समय हासिल कर रहे थे। नवंबर तक लासा से एक बड़ी तिब्बती सेना मदद के लिए वहां आ गई, और इस सेना के पास बेहतर हथियार थे और वो उस बर्फीले इलाके में लड़ने के आदी भी थे। उन्होंने आते ही डोगरा सेना की चौकियों पर हमले शुरू कर दिए, और इस चक्कर में डोगरा सेना फंसने लगी। बर्फबारी ने उनके पीछे हटने के रास्ते बंद कर दिए थे। उनके पास सर्दियों के कपड़े और रसद की भारी कमी थी, और सैनिक ठंड से बीमार पड़ रहे थे। उनके हाथ पैर गल रहे थे। घोड़ों और खच्चरों के लिए चारा खत्म हो रहा था, वो भी मर रहे थे। जोरावर सिंह की हालत इस तरह खराब होती जा रही है। मदद के लिए लेह और जम्मू में संदेश भी भेजा, लेकिन बर्फबारी के कारण कोई भी मदद इन तक नहीं पहुंच पाई। दिसंबर में जब तिब्बती फौज ने डोगरा कैंप पर हमला कर ही दिया, डोगरा सैनिक लड़ने की हालत में ही नहीं थे। ठंड और भूख से कमज़ोर हो चुके सैनिकों ने फिर भी 3 दिन तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी, और लड़ाई के दौरान ही जोरावर सिंह के दाहिने कंधे में एक गोली लग गई। घोड़े से गिर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तलवार निकाली और बाएं हाथ से लड़ना जारी रखा। तभी एक तिब्बती सैनिक ने घोड़े पर बैठकर भाले से उन पर हमला कर दिया, और ये भाला जोरावर सिंह के सीने के आर पार हो गया। अपने जनरल को मरता देख डोगरा सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया, और फिर भगदड़ मच गई। जो सैनिक बच गए उन्हें बंदी बना लिया गया। कुछ ही सैनिक ऐसे थे जो किसी तरह बचकर वापस लद्दाख पहुंचने में कामयाब हुए। जोरावर सिंह की मौत डोगरा साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, लेकिन उनकी बहादुरी ने तिब्बतियों को भी बहुत प्रभावित किया। उन्होंने जोरावर के शरीर का अंतिम संस्कार किया और तकलाकोट के पास उनकी एक समाधि भी बनाई, जहां स्थानीय लोग समाधि की पूजा किया करते थे। हर साल होने वाले एक स्थानीय त्यौहार में उस जगह पर एक व्यक्ति जोरावर सिंह की तरह कपड़े पहनकर नाचता भी था। ये शायद इतिहास में इकलौता उदाहरण है जहां किसी हमलावर को हमला करने के बाद
उसी जगह पर पूजा भी गया हो। जोरावर की हार के बाद जो 600 डोगरा सैनिक बंदी बनाए गए थे, इनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। वो 15 साल तक तिब्बत में रहे, कई ने वहाँ तिब्बती महिलाओं से शादी भी की और बस गए। 1856 में नेपाल और तिब्बत के बीच हुए एक समझौते के तहत इन कैदियों को रिहा किया गया। जब उनसे पूछा गया कि कौन वापस जम्मू जाना चाहता है, तो 106 में से सिर्फ 56 लोग वापस आए। 45 ने तिब्बत में अपने नए परिवारों के पास ही रहने का फैसला किया। जोरावर सिंह की हार के बाद तिब्बती सेना ने सोचा था कि अब लद्दाख को वापस जीतना आसान होगा। 1842 में एक बड़ी तिब्बती सेना लद्दाख में घुस आई, ले तक के इलाके पर कब्जा किया उन्होंने, लेकिन डोगरा अभी पूरी तरह नहीं हारे थे। जैसे ही मौसम साफ हुआ, राजा गुलाब सिंह ने अपने एक और काबिल कमांडर दीवान हरिचंद के नेतृत्व में एक बड़ी सेना लद्दाख भेजी। दीवान हरिचंद की सेना ने लेह के पास तिब्बती सेना को घेर लिया और बुरी तरह उन्हें हराया। लड़ाई के बाद तिब्बती जनरल को बंदी भी बनाया गया। इस हार के बाद तिब्बत और डोगरा साम्राज्य के बीच शांति वार्ता हुई और 1842 में इसी शांति वार्ता के नतीजे में हुई चुशूल संधि। इस संधि में दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने और भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस संधि ने लद्दाख को आधिकारिक तौर पर जम्मू की डोगरा रियासत का हिस्सा मान लिया। तिब्बत ने हमेशा के लिए लद्दाख पर अपना दावा छोड़ा और लद्दाख कानूनी और राजनीतिक तौर पर जम्मू का ही हिस्सा हो गया। और जब 1947 में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के पत्र पर दस्तखत किए, तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी अपने आप हिंदुस्तान का एक अभिन्न हिस्सा हो गया। ये इस कहानी का इकलौता निष्कर्ष वैसे नहीं है। इतिहास के इस प्रसंग का असर वर्तमान में भी 1842 की चुशूल संधि ने लद्दाख और तिब्बत के बीच जो लकीर खींची थी, 1950 में चीन ने उसे मानने से इनकार कर दिया, पूरी संधि को ही खारिज कर दिया और लद्दाख के बड़े हिस्से अक्साई चिन पर चुपके से कब्जा शुरू किया। और इसके बाद 1962 का युद्ध उसी सीमा को लेकर हुआ जिसे एक सदी पहले जोरावर सिंह की तलवार ने खींचा था। यानी एक डोगरा जनरल ने जिस कहानी की शुरुआत की थी, उसका असर आज भी भारत की उत्तरी सीमाओं पर महसूस होता है। इसी के साथ अलिफ लैला के इस एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं। इसे कमल ने लिखा और सर्वेश ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।